हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब वंस अगेन। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आपके बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर का लास्ट सेशन। जी हाँ, ये आपके इस चैप्टर का लास्ट सेशन है। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो देखते वक्त आपको कोई दिक्कत हो तो मैंने आपको क्या सिखाया है, पहले आपको अपने जो डाउट होता है वो डाउट पहले आपको गूगल पे सर्च करना है। अगर गूगल पे समझ में नहीं आया तो टेक्स्ट बुक को 2 बार रीड करो, और फिर भी अगर समझ नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में पूछो, हम आपका आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे। और अब तक अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो किस चीज़ का वेट कर रहे हो। आपको हमने 11th स्टैंडर्ड की फिजिक्स और बायोलॉजी की टारगेट की जो नोट्स होती है उसका पूरा सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड कर दिया है टेलीग्राम ग्रुप पर। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है ज्ञान लैब। आपको प्ले स्टोर से टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है और वहाँ पर सर्च करना है ज्ञान लैब। हमारे जो चैनल का लोगो है वही लोगो टेलीग्राम ग्रुप का भी है। कुछ 4.9 के मेंबर्स हैं, तो आप वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर हमने आपको लिंक दी हुई है नोट्स की। और क्लास 11 का अलग ग्रुप है डिस्कशन के लिए, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कुछ नहीं करना है तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करो, डिस्क्रिप्शन में भी हमने टेलीग्राम की लिंक दी है। तो फटाफट टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहाँ पर हम रेगुलर अपडेट्स देते हैं। तो अब तक अगर आपने प्रीवियस सेशन नहीं देखा है तो प्रीवियस सेशंस देख लेना, क्योंकि आज हम एंजाइम के फैक्टर्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंजाइम के फैक्टर्स देखते हैं कि एंजाइम एक्टिविटी के ऊपर कौन से फैक्टर्स का क्या असर होता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी टॉपिक के साथ। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि एंजाइम के ऊपर कौन कौन से फैक्टर का क्या क्या असर होता है। जैसे कि समझो, अगर एक बच्चे का हम एग्जाम्पल लें तो अगर बच्चे की नींद पूरी नहीं होती है तो उसका डाइजेशन अच्छा नहीं होता है, उसका दिन भर मन नहीं लगता है, वो चिड़चिड़ा रहता है। ठीक उसी तरीके से एंजाइम की भी कुछ कंडीशंस होती हैं, एंजाइम्स की भी कुछ शर्तें होती हैं। उनको एक प्रॉपर टेम्परेचर, प्रॉपर पीएच, प्रॉपर सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, ये सारी चीज़ें चाहिए होती है। तो अगर एंजाइम को आपने उसकी कंडीशंस पूरी नहीं की तो एंजाइम भी बराबर से काम नहीं करेगा। तो ऐसे एग्जैक्टली कौन से फैक्टर्स मैटर करते हैं एंजाइम की एक्टिविटी के लिए, उसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला फैक्टर हमको यहाँ पर दिया गया है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट के बारे में। सबस्ट्रेट मतलब क्या होता है, वो मॉलिक्यूल जिसके ऊपर एंजाइम एक्ट करेगा। जैसे कि आपके स्टार्च, आपके पोटैटो में जो स्टार्च होता है, स्टार्च को ब्रेक डाउन करने पे ग्लूकोज मिलता है और ग्लूकोज से एनर्जी मिलती है। तो स्टार्च को ब्रेक डाउन करने के लिए अमाइलेज एंजाइम चाहिए। तो आपका स्टार्च सबस्ट्रेट हो गया। क्या हो गया? स्टार्च सबस्ट्रेट, यानी कि जिस मॉलिक्यूल के ऊपर एक्ट करना है वो मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट है। तो अब देखते हैं यहाँ पे कि सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन के वजह से एंजाइम की एक्टिविटी पे क्या असर पड़ता है। चलो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। ऑल राइट, सो इंक्रीज इन द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेजुअली इंक्रीजेज द वेलोसिटी ऑफ एंजाइम एक्टिविटी विद इन द लिमिटेड रेंज ऑफ सबस्ट्रेट लेवल्स। मतलब हमको क्या बोला गया है, समझो आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं कि जब आप भागना शुरू करते हो, स्कूल में तो सबने कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया होगा, किसी ना किसी कंपटीशन में, आउटडोर स्पोर्ट्स में या इंडोर स्पोर्ट्स में या डांसिंग में, सिंगिंग में, ड्राइंग में, राइटिंग कंपटीशन में, किसी भी कंपटीशन में। तो आपने खुद में एक चीज़ ऑब्जर्व की होगी कि जब कंपटीशन का स्टार्टिंग रहता है, जब आप सब लोग आपको चीयर करते हैं, ये यू कैन डू इट, यस 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 यू कैन डू इट, तो अंदर हमारे जोश रहता है। स्टार्टिंग में जितना ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है उतना ज़्यादा हम अपना एक्टिविटी स्पीड अप करते हैं। मतलब अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो जब आप बाइक नई खरीद के लाते हो तो उसमें जितना ज़्यादा, मतलब बाइक नई खरीदते हैं तो कम पेट्रोल पे भी ज़्यादा भागती है, ठीक है। और जितना ज़्यादा पेट्रोल देंगे उतना ज़्यादा तेज़ भागेगी या उतना अच्छा उसका परफॉर्मेंस रहेगा। तो यहाँ पर हमको फर्स्ट लाइन में क्या बोला गया है कि स्टार्टिंग में आप एंजाइम को जितना ज़्यादा सबस्ट्रेट दोगे, एंजाइम खुश होता है और सबस्ट्रेट लेता जाता है, मतलब सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स के ऊपर एक्ट करते जाता है। लेकिन इस चीज़ की एक पर्टिकुलर लिमिट होती है, एक पर्टिकुलर रेंज तक ही आपको यह एक्टिविटी देखने को मिलती है। सो इंक्रीज इन द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, मतलब समझो आप एक वेसल के अंदर आपने एक डब्बा लिया है। ऐसा इमेजिन करो कि आपके पास ऐसा एक कंटेनर है, इस कंटेनर में ढेर सारे एंजाइम्स हैं और इन एंजाइम्स को आप क्या कर रहे हो, इनको आप सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल प्रोवाइड कर रहे हो। क्या प्रोवाइड कर रहे हो? इनको आप सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल प्रोवाइड कर रहे हो। तो हर एक एंजाइम एक सबस्ट्रेट के ऊपर अटैक करेगा। आप एंजाइम को जितना ज़्यादा सबस्ट्रेट दोगे, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, कभी कभी एक ही एंजाइम के पास 2 एक्टिव साइट होता है, तो एक एंजाइम एक साथ 2 सबस्ट्रेट को हैंडल कर लेगा। तो जितना ज़्यादा सबस्ट्रेट दोगे एंजाइम उतना ज़्यादा एक्टिविटी दिखाएगा।
लेकिन एक पर्टिकुलर रेंज तक। सो इंक्रीज इन द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेजुअली यानी स्लोली इंक्रीजेज द वेलोसिटी ऑफ एंजाइम एक्टिविटी। जितना ज़्यादा सबस्ट्रेट उतनी ज़्यादा एंजाइम की एक्टिविटी, लेकिन एक पर्टिकुलर लिमिटेड रेंज तक। A rectangular hyperbola is obtained when velocity is plotted against the substrate concentration। हम इस ग्राफ की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको कैसा ग्राफ देखने को मिल रहा है, हमने एक्स एक्सिस में सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन प्लॉट किया है, मतलब 10 ml सबस्ट्रेट, 20 ml सबस्ट्रेट, 50 ml सबस्ट्रेट। समझो, इमेजिन करो यहाँ पे 10 ml सबस्ट्रेट है, यहाँ पे 20 ml, यहाँ पे 30 ml, यहाँ पे 40 ml, यहाँ पे 50 ml, ऐसा इमेजिन करो। ओके, सो आपने कितना सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल या मोल्स, हम सबस्ट्रेट को मोल्स पर लीटर के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। सो समझो आपने यहाँ पे सबस्ट्रेट ऐड किया हुआ है और वाई एक्सिस पे आपका एंजाइम का एक्टिविटी नोट किया जा रहा है। वाई एक्सिस पे क्या नोट किया जा रहा है, एंजाइम की एक्टिविटी की स्पीड, कि कितने सबस्ट्रेट पे एंजाइम कितना ज़्यादा फास्ट भागेगा। तो अब देखो ग्राफ में हमको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एकदम क्लियर पिक्चर है। जब आपने 10 मोल्स डाले सबस्ट्रेट के तो आपका एंजाइम ने एक्टिविटी करना स्टार्ट किया, धीरे धीरे करके जैसे जैसे सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जा रहा है एंजाइम की स्पीड फास्ट होते जा रही है। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे अब आपका ग्राफ ऊपर नहीं जाएगा, अब वो ग्राफ ऐसा स्ट्रेट हो जाएगा, यानी स्टेबल हो जाएगा, यानी एंजाइम अब थक गया, अब एंजाइम इससे ज़्यादा एक्टिविटी फास्ट नहीं कर सकता। तो ऐसा जब ग्राफ हमको मिलता है, रेक्टेंगुलर कर्व जब हमको देखने को मिलता है, तो इसको हम बोलते हैं हाइपरबोला। ये आप मैथ्स और फिजिक्स में पढ़ेंगे, हाइपरबोला क्या होता है, एपीबोला क्या होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हम बायोलॉजी देखते हैं। सो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स ऐड किए और सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स के ऊपर डिपेंड करता है कि एंजाइम की एक्टिविटी कैसे होगी। तो देखो आगे हमको थ्योरी में क्या बताया गया है, 3 डिस्टिंक्ट फेजेस, हमको एंजाइम एक्टिविटी 3 अलग अलग फेजेस में देखने को मिलती है। फेज ए, फेज बी एंड फेज सी। यहाँ पर हमको कितने फेजेस देखने को मिल रहे हैं, 3 फेजेस, फेज ए, फेज बी एंड फेज सी ऑफ द रिएक्शन आर ऑब्जर्व्ड इन द ग्राफ। तो ग्राफ में 3 फेजेस देखने को मिल रहे हैं। हर एक फेज क्या इंडिकेट कर रहा है, देखो आपका जो फेज ए है ये आपके एंजाइम का इनिशियल फेज है, यानी स्टार्टिंग फेज। बेचारा नन्ना मुन्ना सा एंजाइम अभी अभी एक्टिविटी दिखाना स्टार्ट कर रहा है। आपका जो बी फेज है ये सबसे इंपॉर्टेंट फेज है, इसको बोलते हैं लॉग फेज या एक्सपोनेंशियल फेज। इस फेज में आपकी एंजाइम बहुत ज़्यादा एक्टिविटी दिखाता है। और फिर आपका आता है सी फेज। सी फेज को आप बोल सकते हो स्टेशनरी फेज, जहाँ पर आपका एंजाइम अब थक चुका है और अब वो एक्टिविटी ज़्यादा नहीं कर पा रहा है। ओके, सो देखो यहाँ पर हमको आपके थ्योरी में कुछ मीनिंग बताए गए हैं, कुछ वर्ड्स हमने यहाँ पर लिखे हैं। जैसे कि आपने लिखा है वी का मतलब होता है वेलोसिटी, मतलब एंजाइम की स्पीड। फिर नेक्स्ट है वी मैक्स, यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा है, वी मैक्स मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी, यानी एंजाइम ज़्यादा से ज़्यादा कितने स्पीड तक काम कर सकता है। ओके, फिर नेक्स्ट है एस यानी कि सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। और नेक्स्ट क्या है के एम देखो मैंने इधर पे लिखा है के एम मतलब माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट। माइकलिस और मेंटेन करके साइंटिस्ट थे, उन्होंने हमको एक गजब चीज़ बताई, एक बहुत ही अच्छी चीज़ बताई। क्या बताया माइकलिस और मेंटेन ने, आपको एकदम सिंपल भाषा में बताती हूँ। माइकलिस और मेंटेन ने हमको कहा कि अगर आप एंजाइम को उसका फेवरेट सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल दोगे, देखो ध्यान से सुनो मैंने क्या बोल रही हूँ। हमको माइकलिस मेंटेन ने क्या कहा कि अगर आप किसी एंजाइम को उसका फेवरेट सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल दोगे तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा फास्ट होगा और बहुत जल्दी उसकी स्पीड बढ़ेगी। रिएक्शन की स्पीड, किसकी स्पीड, रिएक्शन की स्पीड। ये रिएक्शन का कर्व है कि कौन सा एंजाइम कितना जल्दी जल्दी सबस्ट्रेट को ब्रेक डाउन कर रहा है। देखो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कब बनता है, जब आपका एंजाइम आपके सबस्ट्रेट को ब्रेक डाउन करता है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म करना है, खाना पचाना है, खाने को पचाकर उसमें से प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स ये सब निकालने हैं। तो जब आपका एंजाइम को आपका फेवरेट, मतलब एंजाइम को अगर उसका फेवरेट सबस्ट्रेट मिला है तो कोई अपनी फेवरेट चीज़ को छोड़ता नहीं है, फटाक से उसको लपक लेते हैं। तो अगर आपके एंजाइम को उसका फेवरेट सबस्ट्रेट मिला है तो वो क्यों रुकेगा, वो फटाफट काम करना चालू कर देगा। क्या करना चालू कर देगा, फटाफट काम करना चालू कर देगा। तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि आपकी जो Km की वैल्यू है, माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट की जो वैल्यू है,
एकदम कम लेवल पे ही एंजाइम ने एक्टिविटी डबल कर दी। अगर आपका सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल स्ट्रॉन्ग है तो, मतलब क्या बोल रही हूँ मैं, आपके सबस्ट्रेट और आपके एंजाइम के बीच में अगर एफिनिटी, क्या वर्ड बोला मैंने यहाँ पे, एफिनिटी। एफिनिटी मतलब क्या होता है बच्चों, अट्रैक्शन। एफिनिटी मतलब क्या होता है, अट्रैक्शन। तो अगर आपके एंजाइम मॉलिक्यूल और आपके सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि Km की वैल्यू एकदम छोटी है। छोटी है मतलब कम सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स में ही एंजाइम एकदम ज़्यादा एक्साइटेड हो गए और फटाफट सबस्ट्रेट के साथ बाइंड कर दिया। मतलब आपने जितना भी सबस्ट्रेट डाला आधा एंजाइम ऑलरेडी कवर हो गया है, मतलब आधे से ज़्यादा एंजाइम्स, 50% से ज़्यादा एंजाइम्स ऑलरेडी सबस्ट्रेट के साथ चिपक गए। तो ऐसे वैल्यू को हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एफिनिटी बिटवीन एंजाइम एंड सबस्ट्रेट। जब आपकी Km की वैल्यू लो होती है, Km की वैल्यू यानी माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट की वैल्यू लो, यानी थोड़ा सा ही सबस्ट्रेट डाला लेकिन एंजाइम सारे आके झपट लिए, तो यानी कि स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, तो इसको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एफिनिटी बिटवीन एंजाइम एंड सबस्ट्रेट। लेकिन आप सबस्ट्रेट डाले जा रहे हो और आपके एंजाइम को वो सबस्ट्रेट अच्छा ही नहीं लगता। जैसे कि आपको मम्मी बोलती है अरे पढ़ ले, पर अगर आप हिस्ट्री ज्योग्राफी लेकर बैठे हो तो आपको मन ही नहीं लगता। मतलब मैं एक रैंडम बोल रही हूँ, मैं खुद हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाती हूँ, इसीलिए ऐसा किसी सब्जेक्ट के बारे में मैं बुराई नहीं करूँगी। समझो आपको बायोलॉजी अच्छा नहीं लगता तो मम्मी बोल रही है अरे पढ़ ले, पर आप एकदम धीरे धीरे सुस्त पांडा के जैसे बैठे हो, आपको बिल्कुल मन नहीं कर रहा है पढ़ने का, फिर भी पढ़ना तो पड़ेगा। तो सेम अपने एंजाइम के साथ भी होता है। हम सबस्ट्रेट देते जा रहे हैं लेकिन एंजाइम धीरे धीरे काम कर रहा है। तो यानी Km वैल्यू, यानी आपको जो हाफ वेलोसिटी है, हाफ वेलोसिटी मतलब क्या होता है, समझो आपने 100 एंजाइम्स डाले हैं। कितने एंजाइम्स डाले हैं, 100 एंजाइम्स डाले हैं। तो उसका हाफ एंजाइम जब तक सबस्ट्रेट के साथ अटैच नहीं हो जाता तब तक हम उसको हाफ Vmax नहीं बोलेंगे। Vmax यानी मैक्सिमम वेलोसिटी, यानी आपके सारे एंजाइम्स यूज हो गए, और हाफ Vmax मतलब हाफ एंजाइम्स यूज हो गए। तो हाफ Vmax आपको कब देखने को मिलेगा, जब आपका सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल और एंजाइम मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्डिंग होगी और हाफ एंजाइम्स यूज हो जाएंगे। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे क्या है कि एंजाइम का फेवरेट सबस्ट्रेट आ रहा है कि नॉन फेवरेट सबस्ट्रेट आ रहा है। अगर एंजाइम को आप फेवरेट सबस्ट्रेट दे रहे हो, जैसे आपके घर पे अगर आज मम्मी ने बोला कि सैंडविच बना है, सैंडविच खाना है, तो आप घप करके 10 मिनट में ख़त्म कर दोगे। तो मतलब आपका और सैंडविच का एफिनिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। Km की वैल्यू कम, Km मतलब टाइम, मतलब कम टाइम में ज़्यादा खाना खा लिया आपने, ओके। और अगर समझो वही घर पे लौकी बनी है, किसी लोगों को लौकी अच्छी लगती है, मुझे लौकी के पराठे बहुत अच्छे लगते हैं, ठीक है। सो अगर आपके घर में लौकी बनी है या कोई आपकी नॉन फेवरेट भाजी बनी है, सब भाजी अच्छी होती है, सब खाना चाहिए, पर मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि घर पे समझो आपको जो पसंद नहीं है वो भाजी बनी है। अब खाना तो खाना पड़ेगा क्योंकि भूख लगी और मम्मी की चप्पल पड़ेगी अगर खाना नहीं खाया तो खाना खाओगे, लेकिन आधे घंटे में आप सिर्फ 2 रोटी खत्म करोगे क्योंकि आपको मन नहीं है वो खाने का। तो सेम इधर पे भी वही सिचुएशन अप्लाई होती है। अगर आपके एंजाइम को सबस्ट्रेट अच्छा नहीं लग रहा है या दूसरा सबस्ट्रेट आ गया है तो एंजाइम उस सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करेगा, लेकिन लेट बाइंड करेगा, तो आपको Vmax की वैल्यू काफ़ी देर बाद मिलेगी। तो जितना ज़्यादा हाई Km का वैल्यू है, मतलब Km की वैल्यू जितनी ज़्यादा मिल रही है, यानी जितना ज़्यादा टाइम लग रहा है हाफ लेवल अचीव करने के लिए, मतलब आपको वो एंजाइम या वो सबस्ट्रेट अच्छा नहीं लग रहा है, यानी हमारे एंजाइम को वो सबस्ट्रेट अच्छा नहीं लग रहा है। देखो आपका फेवरेट गेम होता है तो आप 10 मिनट में लेवल पार करते हो, और कोई पकाऊ गेम होगा तो आप आधे घंटे में भी लेवल पार नहीं कर पाते हो। तो जितना जल्दी आप लेवल पार कर रहे हो मतलब उतना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, और जितना लेट आपका Km वैल्यू आएगा मतलब आपका एंजाइम और सबस्ट्रेट का अट्रैक्शन उतना वीक है। चलो मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे दिए, अब थोड़ा थ्योरी देख लेते हैं। ओके, सो थ्योरी के बारे में देखो हमको क्या बताया गया है यहाँ पर। Km or the Michaelis-Menten constant is defined as the substrate concentration to produce half of maximum velocity in an enzyme catalyzed reaction. सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन को हम मोल्स पर लीटर के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं, मतलब 1 लीटर सबस्ट्रेट में कितने मोल्स हैं और एंजाइम्स कितने मोल्स के साथ अट्रैक्ट हो रहे हैं। ओके, तो Km वैल्यू मतलब क्या होता है, Km वैल्यू मतलब कितना सबस्ट्रेट रिक्वायर्ड है हाफ वेलोसिटी तक पहुंचने के लिए। देखो अगर आपको पूरा भाजी ख़त्म करना है,
पूरा खाना ख़त्म करना है। अगर आपका फेवरेट भाजी है तो आप 10 मिनट में ख़त्म करोगे, अगर नॉन फेवरेट है तो आधे घंटे में ख़त्म करोगे। तो इसको हम बोलते हैं वेलोसिटी, आपकी स्पीड। तो km वैल्यू से पता चलता है कि सबस्ट्रेट कितने अमाउंट में रिक्वायर्ड है और एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच का अट्रैक्शन लेवल क्या है। ओके, सो km वैल्यू डिसाइड्स द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट विच इज रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द हाफ वेलोसिटी ऑफ द एंजाइम। एंजाइम की वेलोसिटी देखने के लिए, चेक करने के लिए km वैल्यू मिलना चाहिए। km वैल्यू मतलब क्या होता है, कितने टाइम में आपकी हाफ एंजाइम यूज हो रही है। देखो सब कुछ भूल जाओ, इतना याद रखो, km वैल्यू मतलब कितने सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स ऐड करने के बाद आपका हाफ एंजाइम वेलोसिटी कवर हो रहा है, हाफ एंजाइम यूज हो रही है, उसको बोलते हैं km वैल्यू। कितना सबस्ट्रेट आएगा तो km वैल्यू हाफ पहुंचेगी, मतलब वेलोसिटी हाफ पहुंचेगी। ओके, इट इंडिकेट्स द हाफ ऑफ द एंजाइम मॉलिक्यूल्स। km वैल्यू मतलब क्या होता है, km वैल्यू मतलब इतना सबस्ट्रेट कि आपके आधे से ज़्यादा एंजाइम मॉलिक्यूल्स यूज हो गए, उसको km वैल्यू बोलते हैं। इट इंडिकेट्स हाफ ऑफ द एंजाइम मॉलिक्यूल्स आर बाउंड विद द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। तो जब आपको km वैल्यू मिलती है, मतलब आपको ये समझ जाना है कि आपके जो एंजाइम मॉलिक्यूल्स है, हाफ एंजाइम मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी सबस्ट्रेट के साथ बाइंड हो चुके हैं। अगर मैं इस रिएक्शन का एग्जांपल दूं तो यहाँ पर इतने लेवल में ही आपका जो एंजाइम मॉलिक्यूल्स है वो ऑलरेडी 50% ख़त्म हो गया है और बाकी का 50% धीरे धीरे यूज़ होगा। तो इसको बोलते हैं km वैल्यू। km वैल्यू मतलब कितने सबस्ट्रेट में आपका एंजाइम हाफ यूज़ हो जा रहा है। ओके, all right, so it indicates half of the enzyme molecules are bound with the substrate when the substrate concentration equals the km value. Okay, मतलब km वैल्यू मिलेगी तो पता चल जाएगा कि कितने सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में आपके हाफ एंजाइम्स यूज हुए। समझो 20 सबस्ट्रेट्स के बाद मुझे अगर हाफ एंजाइम मिलता, मतलब मेरा km वैल्यू होता 20, तो कितना सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड है हाफ एंजाइम यूज करने के लिए, उसको बोलते हैं km वैल्यू। आगे देखो क्या बताया है, km वैल्यू इज अ कांस्टेंट एंड अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ अ गिवन एंजाइम। हर एक एंजाइम के लिए एक फिक्स्ड km वैल्यू है, साइंटिस्ट ने ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट करके बताया है। इट इज़ अ रिप्रेजेंटेटिव फॉर मेजरिंग द स्ट्रेंथ ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, यानी कि कौन सा एंजाइम कौन से सबस्ट्रेट के साथ कैसा बॉन्ड बनाएगा वो हमको km वैल्यू से पता चलता है। हाँ, a low km value indicates a strong affinity between enzyme and substrate, whereas a high km value reflects a weak affinity between them। मतलब क्या बोला गया है, आपका km वैल्यू जितना कम होगा उतना ज़्यादा अट्रैक्शन है आपके एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में। जितना ज़्यादा खाना फेवरेट मिलेगा आप उतने कम टाइम में खाना खाओगे, जितना ज़्यादा नॉन फेवरेट खाना होगा उतना ज़्यादा टाइम लगेगा खाना खाने में। तो ये वही एग्जांपल है, जितना लो km वैल्यू उतना हाई अट्रैक्शन, जितना हाई km वैल्यू उतना लो अट्रैक्शन। ओके, ऑल राइट। For majority of enzymes, the km values are in the range of 10⁻⁻⁵ to 10⁻⁻² moles। तो majority of enzymes के लिए already km values calculate करके रखी गई हैं और कितना बताया गया है हमको, substrate molecules कितना होता है एवरेज 10⁻⁵ to 10⁻² moles रिक्वायर्ड होते हैं एक एवरेज km वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। तो ये था आपका फर्स्ट फैक्टर जो आपकी एंजाइम एक्टिविटी के ऊपर अपना असर दिखाता है। मतलब सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन के वजह से आपका एंजाइम का एक्टिविटी चेंज हो सकता है। अगर आपने बहुत ज़्यादा सबस्ट्रेट ऐड कर दिया तो अब आपके एंजाइम के सारे एक्टिव साइट्स ख़त्म हो गए हैं। मतलब आप गाड़ी में पेट्रोल भराते जा रहे हो, पर टंकी भर जाएगी तो क्या फ़ायदा फिर उसमें पेट्रोल डालने का। मोबाइल चार्ज हो गया है, 100% हो गई है मोबाइल में चार्जिंग, पर फिर भी आपने उसको चार्जर पे कनेक्ट करके रखा है। 100 का 200% नहीं होने वाला है, वो उतना ही चार्जिंग करेगा जितना उसमें कैपेसिटी है। तो ठीक उसी तरीके से एंजाइम्स के पास जितने एक्टिव साइट है वो उतने ही सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स एक्सेप्ट करेंगे। आप ऐसा बोलोगे कि 100 एंजाइम जो है वो बहुत ज़्यादा सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स को डाइजेस्ट करे, तो ऐसा नहीं होगा। जितना एंजाइम का कैपेसिटी है, मतलब कोई भी एंजाइम उसके 1 लाख टाइम्स ज़्यादा सबस्ट्रेट को डाइजेस्ट करता है, लेकिन आप बोलोगे कि वो 10 लाख सबस्ट्रेट को डाइजेस्ट करे, तो ये पॉसिबल नहीं है। हर एक एंजाइम के पास लिमिटेड एक्टिव साइट्स होते हैं, तो वो उतना ही डाइजेशन करेगा, उतना ही कैटेलाइजेशन करेगा जितने उसके पास एक्टिव साइट्स है। बहुत ज़्यादा सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया तो एंजाइम की एक्टिविटी स्लो हो जाती है। ये था फर्स्ट फैक्टर। अब बढ़ते हैं सेकेंड फैक्टर की तरफ। ऑल राइट, तो आई होप आपको फर्स्ट फैक्टर समझ में आ गया होगा। अब आगे के फैक्टर समझने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। तो अब सेकंड फैक्टर क्या है हमारा, एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन। इसके बारे में मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी,
आपका रिएक्शन तब इंक्रीज होगा जब ज़्यादा एंजाइम है, और तब डिक्रीज होगा जब कम एंजाइम है। यानी सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन और एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन दोनों का बैलेंस होना ज़रूरी है। क्या बोला गया है, देखो हमको यहाँ थियोरी में, द रेट ऑफ द एंजाइमेटिक रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट। आप सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे हो तो आपका रिएक्शन का स्पीड बढ़ेगा, लेकिन उसके लिए आपको एंजाइम का कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ाना पड़ेगा। आपने सबस्ट्रेट बढ़ाया तो आपको एंजाइम भी बढ़ाना पड़ेगा। मतलब अगर मैं सिंपल सा एक एग्जाम्पल दूँ तो अगर समझो आप कहीं पर जॉब करते हो, तो अगर आपका काम बढ़ रहा है तो आपकी सैलरी भी बढ़नी चाहिए, तो ही आपका परफॉर्मेंस अच्छा चलेगा। काम बढ़ाते जा रहे हैं लेकिन सैलरी नहीं बढ़ा रहे हैं तो आपका काम करने का मन नहीं करेगा। ओके, सो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट क्या बताया गया है, द रेट ऑफ द एंजाइमेटिक रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट। द रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम्स। यानी कि आपका रिएक्शन का जो स्पीड है वो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन और एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। जिसका मतलब सिंपल भाषा में अगर मैं समझाऊं तो अगर आपके मशीन में, आपके कंटेनर में, आपके फर्मेंटर में सबस्ट्रेट आपने डाल के रखा है लेकिन उसमें एंजाइम बिल्कुल नहीं है, तो आपको कुछ भी प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। देखो ये टाइम है और ये प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन है, इसमें सबस्ट्रेट ऑलरेडी एडेड है। ओके, आपने अगर उस कंटेनर में एंजाइम नहीं डाली तो नो रिएक्शन, नो एंजाइम नो रिएक्शन। समझो आपने जितना सबस्ट्रेट है उसके हिसाब से हाफ एंजाइम डाला, सबस्ट्रेट के हिसाब से आपने हाफ अमाउंट ऑफ एंजाइम डाला, तो आपको प्रोडक्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर आपने सबस्ट्रेट बढ़ाया और एंजाइम का कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ा दिया तो आपको और ज़्यादा प्रोडक्ट मिलेगा। जितना सबस्ट्रेट उतना एंजाइम, तो डबल द प्रोडक्ट। ओके, तो सबस्ट्रेट और एंजाइम दोनों का कॉन्सेंट्रेशन बैलेंस्ड होना चाहिए। सो यहाँ पे देखो क्या बोला गया है, इट मीन्स दैट द रेट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो इंक्रीजेज विद द इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम। जैसे जैसे एंजाइम बढ़ाओगे रिएक्शन का रेट बढ़ेगा, सबस्ट्रेट भी बढ़ाना पड़ेगा। And the rate of reaction can also be decreased by decreasing the concentration of enzyme. Directly proportional बोला मतलब क्या होता है, अगर सबस्ट्रेट बढ़ा रहे हो और एंजाइम बढ़ा रहे हो तो रिएक्शन भी बढ़ेगा। सबस्ट्रेट कम है, एंजाइम कम है तो रिएक्शन भी कम होगा। सीधी सी बात, नो बकवास। ओके, अब आगे हम पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के बारे में। तो टेम्परेचर के इफेक्ट के बारे में देखो यहाँ पे क्या बताया गया है, द एंजाइमेटिक रिएक्शन अकर्स बेस्ट एट और अराउंड 37 डिग्री सेल्सियस। देखो पढ़ते जाओ और मैं आपको बताते जाती हूँ कि कोई भी एंजाइम अपना बेस्ट एक्टिविटी कब दिखाता है, जब उसका टेम्परेचर ऑप्टिमम लेवल पे हो। हमने ये पहले ही पढ़ लिया है, ऑप्टिमम टेम्परेचर यानी परफेक्ट टेम्परेचर, जो कि कितना बताया गया है, एक एवरेज एंजाइम के लिए 37 डिग्री सेल्सियस इज द एवरेज नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इन होम्योथर्म्स। होम्योथर्म्स यानी हम, होम्योथर्म्स एक ऐसे एनिमल्स हैं जो अपना बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं, चाहे बाहर का टेम्परेचर कितना भी बदल जाए। तो ऐसे एनिमल्स को हम होम्योथर्म्स बोलते हैं। होम्यो मतलब सेम, कांस्टेंट, और थर्म्स यानी कि टेम्परेचर। तो ऐसे एनिमल्स जिनका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रह सकता है उनको हम होम्योथर्म्स बोलते हैं, और उनकी बॉडी में एंजाइम्स को काम करने के लिए 37 डिग्रीज का टेम्परेचर चाहिए होता है। The rate of chemical reaction is increased by a rise in the temperature, but this is true only over a limited range of temperature. क्या बोला गया है हमको यहाँ पे कि आप थोड़ा सा अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो हो सकता है कि आपका एंजाइम एक्टिविटी बढ़े, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपने 60 डिग्री टेम्परेचर कर दिया। हर एक एंजाइम का एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड होता है, मतलब वो एक लेवल तक ही अपना जो एक्टिविटी है वो डिसाइड कर सकती है। आपने बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा दिया तो एंजाइम्स मर जाएंगे, डीनेचर हो जाएंगे, और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर कम कर दिया तो एंजाइम्स इनएक्टिव हो जाएंगे। सो द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज इंक्रीज्ड बाय अ राइज इन टेम्परेचर, बट इट इज़ ट्रू ओनली ओवर अ लिमिटेड रेंज ऑफ टेम्परेचर। एंजाइम्स रैपिडली डीनेचर एट टेम्परेचर अबव 40 डिग्री सेल्सियस। आपने अगर 1 या 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाया तो उससे ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आपने बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चेंज कर दिया तो आपके एंजाइम्स डीनेचर होना स्टार्ट हो जाएंगे, यानी ब्रेक डाउन, यानी एंजाइम्स मरना स्टार्ट हो जाएंगे। द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स इज रिड्यूस्ड एट लो टेम्परेचर। एकदम टेम्परेचर कम करोगे तो भी एंजाइम काम नहीं करेगा, और एकदम ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो भी एंजाइम्स काम नहीं करेंगे। तो टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए और ऑप्टिमम लेवल पे होना चाहिए। ऑप्टिमम यानी परफेक्ट लेवल पे।
द टेम्परेचर एट विच द एंजाइम्स शो मैक्सिमम एक्टिविटी इज कॉल्ड ऑप्टिमम टेम्परेचर। देखो आपको ग्राफ बताया जा रहा है, इस ग्राफ में क्या बताया गया है कि अगर आपने टेम्परेचर बहुत कम रखा है, देखो ग्राफ में देखो क्या बताया है, अगर आपका टेम्परेचर बहुत कम है तो एंजाइम एक्टिविटी भी एकदम कम होगी। जैसे ही आपका टेम्परेचर ऑप्टिमम लेवल पे पहुंचेगा तो एंजाइम की एक्टिविटी भी देखो कितनी बढ़ गई। और टेम्परेचर जैसे जैसे आप बढ़ाना स्टार्ट करोगे तो आपके एंजाइम्स मरना स्टार्ट हो जाएंगे, इसीलिए ग्राफ नीचे आने लग जाएगा। तो जिस टेम्परेचर पे एंजाइम सबसे परफेक्ट काम करता है उस टेम्परेचर को ऑप्टिमम टेम्परेचर बोलते हैं। सेम पीएच के साथ भी है, सेम टू सेम। Similar to temperature, there is also pH at which enzyme can catalyze the reaction at the maximum rate। मतलब हर एक एंजाइम का एक फिक्स पीएच होता है, जिस पीएच पे, पीएच यानी कि एसिड और बेस का लेवल, तो हर एक एंजाइम का एक प्रॉपर पीएच होता है जिस पे वो सबसे ज़्यादा एक्टिविटी दिखाती है। एवरी एंजाइम हैज़ डिफरेंट ऑप्टिमम पीएच, हर एक एंजाइम का अलग अलग पीएच वैल्यू है। जैसे हमने देखा था पेप्सिन और ट्रिप्सिन, दोनों प्रोटीन के एंजाइम्स है, लेकिन एक एंजाइम पेप्सिन के लिए पीएच एसिडिक होना चाहिए और ट्रिप्सिन के लिए पीएच बेसिक होना चाहिए। तो हर एक पीएच का, हर एक एंजाइम का अलग अलग पीएच होता है। The enzyme cannot perform its function beyond the range of its pH value। सेम ग्राफ आपको दिया गया है। अगर आपने pH बहुत कम रखा तो आपकी एंजाइम काम नहीं करेगी, बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया तो भी एंजाइम काम नहीं करेगी। एंजाइम को काम करने के लिए उसका पर्टिकुलर ऑप्टिमम लेवल अटेन करना ज़रूरी है। एंजाइम अपने ऑप्टिमम लेवल पे ही परफेक्ट काम करेगी और हर एक एंजाइम का पीएच अलग होता है। कोई एंजाइम 3 पीएच पे काम करेगी तो कोई एंजाइम 12 पीएच पे काम करेगी। ओके, फिर बारी आती है अदर सब्सटेंसेस की। ऐसे और भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जिनका एंजाइम्स के ऊपर असर देखने को मिलता है। The enzyme action is also increased or decreased in the presence of some other substances such as coenzymes। हमने पढ़ा था ना ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप्स जो एंजाइम्स को एक्टिवेट करने के लिए यूज़ होते हैं। तो अगर गलत कोएंजाइम आ गया या गलत प्रोस्थेटिक ग्रुप आ गया तो भी आपके एंजाइम की एक्टिविटी स्टॉप हो सकती है। ओके, सो अदर फैक्टर्स लाइक कोएंजाइम्स, एक्टिवेटर्स एंड इनहिबिटर्स, दे कैन अफेक्ट द एंजाइम एक्टिविटी। मतलब बोलते हैं ना, बच्चे को गलत संगत मिल गई तो उसका करियर बर्बाद हो जाएगा और अगर अच्छी संगत मिली तो वो सक्सेसफुल हो जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पे भी बोला गया है, एंजाइम्स के साथ अगर गलत मॉलिक्यूल्स जुड़ गए तो एंजाइम एक्टिविटी स्टॉप, अच्छे मॉलिक्यूल्स जुड़ गए तो एंजाइम एक्टिविटी स्टार्ट। Most of the enzymes are combination of a coenzyme and an apoenzyme। apoenzyme मतलब हमने क्या बोला था, the proteinic part of the enzyme। apoenzyme मतलब क्या होता है, the proteinic part of the enzyme। तो apoenzyme प्लस कोएंजाइम, देखो मैंने आपको प्रीवियस टू प्रीवियस सेशन में बताया था, अपोएंजाइम मतलब क्या होता है, जो प्रोटीनिक पार्ट होता है। तो अपोएंजाइम और प्रोस्थेटिक ग्रुप, देखो ये आपका एंजाइम है, ये आपका प्रोटीन वाला पार्ट है और ये आपका प्रोस्थेटिक ग्रुप है। इसको हम बोलते हैं अपोएंजाइम, इसको हम क्या बोलते हैं, अपोएंजाइम, और इसको हम बोलते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। ओके, तो ये प्रोस्थेटिक ग्रुप प्लस अपोएंजाइम मिलके क्या बनता है, होलो एंजाइम, मिलके क्या बनता है, होलो एंजाइम। ओके, ऑल राइट। सो मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ अ कोएंजाइम एंड एन अपोएंजाइम। तो बहुत सारे एंजाइम्स ऐसे फॉर्म में देखे जाते हैं, मतलब प्रोस्थेटिक ग्रुप के साथ ही अटैच्ड होते हैं वो। Activators are the inorganic substances which increase the enzyme activity। एक्टिवेटर्स क्या करेंगे, ऑब्वियसली एक्टिवेट करेंगे, एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ाएंगे। और इनहिबिटर्स, इनहिबिट यानी रोकना, तो इनहिबिटर्स जो बैड मॉलिक्यूल्स है वो क्या करेंगे, वो एंजाइम की एक्टिविटी को रिड्यूस करेंगे। एक्चुअली इनहिबिटर्स को हम बैड मॉलिक्यूल नहीं बोल सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में 24 घंटा एंजाइम एक्टिविटी चालू नहीं होती है, कभी कभी हमको एंजाइम एक्टिविटी स्टॉप भी करनी पड़ती है। जब आपके बॉडी में सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल ही नहीं है तो क्यों कोई एंजाइम काम करेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो उस टाइम पे इनहिबिटर्स यूज़ होते हैं। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब आगे का पार्ट फटाफट देख लेते हैं। आप ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मेटाबॉलिज्म क्या होता है, कैटाबॉलिज्म क्या होता है। लेट्स मूव अहेड। ऑल राइट, तो चलो हम फटाफट देख लेते हैं कि मेटाबॉलिज्म का कॉन्सेप्ट क्या होता है। देखो ध्यान से सुनो, मेटाबॉलिज्म यानी कि आपका फूड का डाइजेशन, ओके, जो 2 अलग अलग प्रोसेस में होता है। पहले होता है कैटाबॉलिज्म, फिर होता है एनाबॉलिज्म। आपके टेक्स्ट बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है। तो एक ही वीडियो है, वो वीडियो आप देख लो तो आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ जाएगा। प्लेलिस्ट चेक करो, आपको वो चैप्टर मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे हमको कॉन्सेप्ट के बारे में क्या बताया गया है। Metabolism is the sum of chemical reactions that take place within each cell of a living organism and provide energy for the vital processes and for synthesizing new organic material। मतलब हमें क्या बोला गया है यहाँ पर,
मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है कि आपके बॉडी में जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं, आपके बॉडी में जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं उन सारे रिएक्शंस को ऐड कर दो तो उसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। और मेटाबॉलिज्म करने से आपकी बॉडी को इम्पॉर्टेंट फंक्शन करने के लिए वाइटल प्रोसेस मतलब क्या होता है, वाइटल यानी इम्पॉर्टेंट। तो मेटाबॉलिज्म के वजह से आपकी बॉडी में इतनी एनर्जी जनरेट होती है कि आप अपने बॉडी के इम्पॉर्टेंट फंक्शंस कर सकें, यानी वाइटल प्रोसेसेस परफॉर्म कर सकें। It involves continuous process of breakdown and synthesis of biomolecules through chemical reactions। मतलब क्या बोला गया है हमको इधर पे कि मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, आपके बॉडी के जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं, उनको हम कंटिन्यूसली ब्रेक करते रहते हैं और उनके अंदर से एनर्जी ऑब्टेन करते रहते हैं। Each of the metabolic reaction results in a transformation of biomolecules। आपके बॉडी में जितना भी मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रहा है, मतलब समझो आपने चिकन खाया तो आपका चिकन डाइजेशन होकर आपको प्रोटीन मिल रहा है, फैट मिल रहा है, एनर्जी मिल रही है। आपने दूध पिया तो दूध का ब्रेकडाउन होकर आपको लैक्टोज शुगर मिल रहा है और केसिन प्रोटीन मिल रही है। तो आपकी बॉडी में हर एक मेटाबॉलिक रिएक्शन के वजह से आपको नए नए बायोमोलिक्यूल्स मिलते हैं। Most of these metabolic reactions do not occur in isolation but they are always linked with some other reactions। मतलब क्या बोला गया है कि बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस कभी कभी एक साथ होते हैं, मतलब एक प्रोसेस हो रहा है उसी के साथ दूसरा प्रोसेस भी कंटिन्यूस चालू है, साइमल्टेनियस चालू है। हर एक प्रोसेस के लिए अलग अलग पाथवे फॉलो होगा ऐसा नहीं होता है, कभी कभी 2-3 प्रोसेसेस एक साथ चालू रहते हैं। ओके, इन लिविंग सिस्टम, जैसे अगर हम अपनी बात करें, इन लिविंग सिस्टम cells are work centers where metabolism involves 2 following types of pathways। तो हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म 2 पाथवे में होता है। पहला होता है कैटाबॉलिक पाथवे और फिर होता है एनाबॉलिक पाथवे। देखो कैटाबॉलिक पाथवे मतलब क्या होता है, समझो आपने रोटी खाई, आपने फूड खाया, कोई भी फूड मॉलिक्यूल खाया होगा आपने, 1 मिनट, हाँ, समझो आपने फूड मॉलिक्यूल खाया, खाना खाया, चपाती रोटी भाजी जो भी खाया, इस फूड को पहले आप ब्रेक करोगे, इसको पहले आप ब्रेक करोगे, यानी जब आप खाना खाते हो तो उसको चबाते हो, चबा कर उसको एकदम छोटा बना देते हो, एकदम सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हो। तो जब आप अपने कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल को सिंपल फूड मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करते हो तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। क्या बोलते हैं इसको हम? कैटाबॉलिज्म। आप कैसे याद रख सकते हो कि कैटाबॉलिज्म क्या होता है? कैटाबॉलिज्म यानी खाने को कट करना, सी से कट। ओके, ऐसा आप याद रख सकते हो कि कैटाबॉलिज्म यानी कि कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल को आप कट करके सिंपल फूड मॉलिक्यूल बना रहे हो। अब इसके बाद क्या होगा, सिंपल फूड मॉलिक्यूल्स आपको मिल गए हैं। अब इस सिंपल फूड मॉलिक्यूल से आप जो चाहे वो बायोमॉलिक्यूल बना सकते हो। इससे आप प्रोटीन बना सकते हो, मतलब अगर आपको अमीनो एसिड्स मिले तो आप प्रोटीन बना सकते हो। अगर यहाँ पर आपको शुगर्स मिल रहे हैं तो आप कार्बोहाइड्रेट्स बना सकते हो। अगर यहाँ पे आपको फैटी एसिड्स मिल रहे हैं तो आप लिपिड्स बना सकते हो। तो कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल को सिंपल फूड में कन्वर्ट किया बाय कैटाबॉलिज्म। अब कैटाबॉलिज्म करने के बाद आप जो न्यू बायोमॉलिक्यूल्स बना रहे हो, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म यानी कि नए मॉलिक्यूल्स बनाना, न्यू बायोसिंथेसिस करना। और ये न्यू बायोमॉलिक्यूल्स किधर से आ रहे हैं? ये इनडायरेक्टली आपके फूड से ही आ रहे हैं। सो कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म इज इक्वल टू मेटाबॉलिज्म। ओके, सो देखो यहाँ पे क्या बताया है कैटाबॉलिक पाथवे के बारे में। Catabolic pathways lead to the formation of simple structure from a complex biomolecules। कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल को ब्रेक करके आपको सिंपल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी ईट व्हीट, ब्रेड और चपाती, आवर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट डाइजेस्ट्स द स्टार्च टू ग्लूकोज यूनिट्स विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स एंड रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। मतलब क्या बोला गया है हमको इधर पे, जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया, जब आप खाना खाते हो, रोटी चपाती ब्रेड जो भी खाते हो, तो आपके कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल को ब्रेक करके सिंपल फूड मॉलिक्यूल बनाया जाता है। पर इधर पे एक अच्छी चीज़ ये होती है, देखो ये ब्रेकिंग का काम एंजाइम्स की मदद से किया जाता है। किसकी मदद से किया जाता है? एंजाइम्स की मदद से। अब इधर पे अपना फ़ायदा क्या होता है कि जब आप कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल को सिंपल फूड मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करते हो तो बीच में आपका एटीपी मॉलिक्यूल रिलीज होता है और ये एटीपी मॉलिक्यूल आपको एनर्जी देता है। ओके, ऑल राइट। फिर नेक्स्ट है एनाबॉलिक पाथवे। इट इज़ द बायोसिंथेटिक पाथवे
that involves formation of more complex biomolecules from a simple structure। मतलब बात तो वही हो गई, रिंगा रिंगा रोजीज हो रहा है। पहले कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल को ब्रेक करके सिंपल बनाया, अब इस सिंपल मॉलिक्यूल से वापस कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाएंगे, और ये करने के लिए एटीपी की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे जो एटीपी मिला था, अब वही एटीपी यहाँ पे यूज़ हो जाएगा, ये एटीपी यहाँ यूज़ होगा, ये एटीपी यहाँ पे रिलीज़ हो रहा था और ये एटीपी यहाँ पे यूज़ होगा। ओके, ऑल राइट, आगे देखो क्या बताया गया। फॉर एग्जाम्पल सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन कैसे बनता है? जब आपके ब्लड में बहुत ज़्यादा ग्लूकोज स्टोर हो जाता है, तो ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स एक साथ मिलके आपके लिवर में जाके जमा हो जाते हैं और लिवर में ग्लाइकोजन फॉर्म में आपका फूड स्टोर हो जाता है। फिर जब आप उपवास रखते हो तो आपको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, तो उस टाइम पे यही ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन होकर ग्लूकोज बनता है और आपको एनर्जी मिलती है। सो फॉर एग्जाम्पल सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन फ्रॉम ग्लूकोज एंड प्रोटीन फ्रॉम अमीनो एसिड्स। जो मैंने आपको बताया, जब आपने कॉम्प्लेक्स फूड को ब्रेक डाउन किया तो आपको सिंपल स्ट्रक्चर मिला। सिंपल स्ट्रक्चर मतलब अमीनो एसिड्स, शुगर्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा। उन शुगर्स को जब आप वापस कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो इसको बोलेंगे एनाबॉलिज्म। ओके, दीज पाथवेज कंज्यूम एनर्जी, और ये पाथवे करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, एटीपी की ज़रूरत पड़ती है। तो कैटाबॉलिज्म में एटीपी रिलीज होता है, एनाबॉलिज्म में एटीपी यूज़ होता है, दोनों को मिला के बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। बात खत्म, सिंपल। ओके, आगे देखो क्या बताया गया है। मेटाबॉलिक पूल। मेटाबॉलिक पूल क्या होता है? It is the reservoir of biomolecules in the cell on which enzymes can act to produce useful products as per the need of the cell। मतलब क्या बोला जा रहा है हमको यहाँ पर कि आपके सेल के अंदर कौन से सेल में मेटाबॉलिज्म करना है, कौन से सेल में मेटाबॉलिज्म नहीं करना है, इसके लिए हर एक सेल में अलग अलग बायोमोलिक्यूल्स होते हैं और उन सेल्स को हम मेटाबॉलिक पूल बोलते हैं। ओके, The concept of metabolic pool is significant in cell biology because it allows one type of molecule to change into another type। Metabolic pool मतलब क्या होता है? जहाँ पे मेटाबॉलिज्म हो रहा है, मेटाबॉलिज्म के वजह से क्या हो रहा है, आपने जो मॉलिक्यूल खाया उसके वजह से आपको एक नया मॉलिक्यूल मिल रहा है, यानी वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल इज कन्वर्टेड इनटू अनदर टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल, कार्बोहाइड्रेट्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू फैट्स एंड फैट्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स, वाइस वर्सा। ओके, आगे देखो क्या दिया गया। आई होप आपको समझ रहा है, ये एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है तो टेंशन मत लेना। कैटाबॉलिक केमिकल रिएक्शंस ऑन ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल ओनली प्रोवाइड एटीपी बट ऑल्सो मेक्स अवेलेबल metabolic pool of biomolecules that can be utilized for synthesis of many important cellular components। क्या बोला गया है? आप ये फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में पढ़ोगे कि जब आप फूड का कैटाबॉलिज्म करते हो, क्या बोला गया है, जब आप ग्लाइकोलिसिस मतलब जब आप अपने फूड के ऊपर कैटाबॉलिज्म करते हो, आपके पास जो आपने खाना खाया है उसके ऊपर जब आप कैटाबॉलिज्म करते हो तो दो अलग अलग पाथवे बताए गए हैं। कैटाबॉलिक केमिकल रिएक्शन ऑन ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल, यानी क्रेब्स साइकिल करके एक पाथवे होता है और ग्लाइकोलिसिस करके एक पाथवे होता है। तो जब आप अपने खाने के ऊपर कैटाबॉलिज्म करते हो तो आपको एटीपी एनर्जी तो मिलती ही है। देखो, कैटाबॉलिज्म करने की वजह से एटीपी मिलता है, लेकिन साथ ही साथ आपको और ऐसे सिंपल मॉलिक्यूल्स मिलते हैं जिससे आप आगे जाके न्यू मॉलिक्यूल्स बना सको। यानी कैटाबॉलिज्म के वजह से अपने को मेटाबॉलिक पूल मिल रहा है। मेटाबॉलिक पूल मतलब क्या होता है? अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल्स जिसका आप आगे एनाबॉलिज्म कर सकते हो। ओके, The metabolites can be added or withdrawn from this pool according to the need of the cell। आपने जो सिंपल स्ट्रक्चर बनाया है, इस सिंपल स्ट्रक्चर में से आपको जो चीज़ ज़रूरी है आप वो रखोगे, बाकी चीज़ को बाहर निकाल के एक्सक्रीट कर दोगे, फेंक दोगे। The balance between catabolism and anabolism maintains homeostasis in the cell as well as in the whole body। होम्योस्टेसिस वर्ड का मतलब क्या होता है? मेंटेनेंस ऑफ पीएच एंड टेम्परेचर। तो आपके कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म का अगर बैलेंस मेंटेन रहेगा तो इससे आपके बॉडी का पीएच और टेम्परेचर भी मेंटेन रहेगा और आपका सेल हेल्दी रहेगा। ओके, अब आगे आपको लास्ट पार्ट देखो क्या बताया गया। अच्छा, यहाँ पे आपको एक साइक्लिक पाथवे बताया गया है, आप वो देख सकते हो। कैटाबॉलिक रिएक्शंस में क्या होता है? कैटाबॉलिज्म में जो भी आपने कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल खाया है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स का एग्जांपल है स्टार्च और ग्लाइकोजन, लिपिड्स का एग्जांपल है ट्राइग्लिसराइड्स और प्रोटीन्स। तो इनको ब्रेक डाउन करके आपको क्या मिल रहा है? कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज मिल रहा है, ट्राइग्लिसराइड्स को ब्रेक डाउन करके ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स मिल रहा है, और प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करके अमीनो एसिड्स मिल रहा है। तो ये कैटाबॉलिज्म है और साथ में हर जगह एनर्जी भी रिलीज हो रही है।
अब इसका एनाबॉलिज्म आप करोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो सिंपल मॉलिक्यूल आपको कैटाबॉलिज्म में मिले वही सिंपल मॉलिक्यूल्स को एक साथ जोड़ के आपको वापस कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं। तो अपनी बॉडी में ये साइकिल चलते रहता है, जब ज़रूरत होगी तो एटीपी प्रोड्यूस करेंगे, कैटाबॉलिज्म करेंगे, जब ज़रूरत नहीं है तो वापस से एटीपी को यूज़ करके एनाबॉलिज्म करेंगे, और इसी को तो बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। अब आगे लास्ट में एकदम शॉर्ट में आपको दिया गया है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स मतलब जब आपकी बॉडी में कोई भी रिएक्शन होता है तो कभी ना कभी एक्स्ट्रा बाय प्रोडक्ट बनते हैं। क्या बनते हैं? एक्स्ट्रा बाय प्रोडक्ट। जैसे बोलते हैं ना कि मम्मी बोलती है कि ज़रा किचन से पानी लेके आओ, लेकिन अगर आप पानी के साथ साथ कोई दूसरा काम भी कर देते हो तो मम्मी खुश हो जाती है, अरे वाह मैंने तो एक काम बोला था, तूने तो दो दो कर दिया। ओके, सो इसी को सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बोलते हैं। मतलब अपना मेन प्रोडक्ट तो अपने को मिल ही रहा है, लेकिन अगर उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है तो और अच्छी बात है, जैसे डिस्काउंट जब मिलता है अपने को। ओके, सो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स देखो क्या बोला गया है, एसएमएस, एसएम सेकेंडरी मेटाबोलाइट, और जो छोटा एस है वो प्लूरल फॉर्म है, ये मैसेज नहीं है, एसएमएस नहीं है, दिस इज एसएम्स यानी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। ओके, secondary metabolites are small organic molecules produced by organisms that are not essential for their growth, development and reproduction। मतलब ये वो एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल्स है, ये ज़रूरी नहीं है, बस ये एक्स्ट्रा है। Several types of bacteria, fungi and plants produce secondary metabolism। बहुत सारे प्लांट्स और फंगस में ये सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म देखा जाता है, और आप यकीन नहीं मानोगे कि ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ही इंडस्ट्रियल लेवल पे बनाए जाते हैं। कितने सारे फंगस, कितने सारे बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनके वजह से हमको बहुत सारी मेडिसिन्स मिलती हैं। ओके, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को हम केमिकल स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जिन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के पास रिंग लाइक स्ट्रक्चर होगा या शुगर मॉलिक्यूल होगा, कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के पास नाइट्रोजन होता है, कुछ के पास नाइट्रोजन नहीं होता है, कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स अलग अलग सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व होते हैं, कुछ मेटाबोलाइट्स अलग अलग पाथवे फॉलो करते हैं। अ सिंपल वे ऑफ क्लासीफाइंग सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स इंक्लूड्स 3 मेन ग्रुप्स सच एज। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को 3 अलग अलग ग्रुप्स में क्लासीफाई किया गया है। अभी आपको ये ग्रुप समझ में नहीं आएगा तो अभी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको ग्रेजुएशन में सिखाएंगे। जब आप 13वीं 14वीं 15वीं में केमिस्ट्री करोगे तो उसमें आपको ये बताया जाएगा। तो टर्पीन्स, फिनोलिक्स एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। टर्पिन्स मेवालोनिक एसिड से बनते हैं, जो एक टाइप का अमीनो एसिड प्लस शुगर का कॉम्बिनेशन है। सो टर्पिन्स मेड फ्रॉम मेवालोनिक एसिड दैट इज कंपोज्ड मेनली ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो टर्पिन कंपाउंड ज़्यादातर कार्बन और हाइड्रोजन से बनता है। फिनोलिक्स आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है ना, बेंजीन रिंग के ऊपर OH होता है, उसको फिनॉल बोलते हैं। सो फिनोलिक्स आर मेड फ्रॉम सिंपल शुगर्स कंटेनिंग बेंजीन रिंग्स, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स तो बहुत सारे हैं, जैसे अमीनो एसिड का ही एग्जांपल ले लो, वो एक नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है जिससे प्रोटीन बनता है। अब आगे देखो आपको क्या बताया गया, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस मतलब क्या होता है, पैसा, यानी कि किस प्रोडक्ट से क्या फ़ायदा हो रहा है। तो यहाँ पे क्या बताया है हमको, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज हैव मेड अ सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर मिलेनिया। यानी यंग जनरेशन के लिए सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, यंग जनरेशन नहीं, इंडस्ट्रियल सेक्टर में सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, बहुत पैसा कमाया जा रहा है उससे, और अच्छे तरीके से लीगल वे में। इन मॉडर्न मेडिसिन ड्रग्स डेवलप्ड, ड्रग्स यानी कि दवा। तो अगर आप अभी का मेडिसिन टेक्नोलॉजी देखोगे तो जो अलग अलग दवाएं डेवलप की जाती हैं, दे आर डेवलप्ड फ्रॉम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स एंड दे हैव बीन यूज्ड टू ट्रीट इन्फेक्शियस डिजीजेस, कैंसर, हाइपरटेंशन एंड इन्फ्लेमेशन। आप यकीन नहीं मानोगे, प्लांट्स जो अपनी बॉडी से एक्स्ट्रा प्रोडक्ट रिलीज करते हैं, हम उसी प्रोडक्ट से दवा बनाते हैं। सोचो कितना अच्छा तरीका है ये, प्लांट के कचरे को यूज़ करके ह्यूमंस की जान बचाना। दिस इज़ वेरी इनोवेटिव थिंग। फिर नेक्स्ट क्या बोला गया है, मॉर्फिन। मॉर्फिन एक तरीके का ड्रग है जो सर्जरी के पहले यूज़ किया जाता है। मॉर्फिन वॉज द फर्स्ट अल्कलॉइड आइसोलेटेड फ्रॉम द प्लांट पैपेवर सोमनीफेरम। इट इज़ यूज्ड एज पेन रिलीवर एंड कफ सप्रेसेंट। पहले क्या होता था, आपके जो कफ सिरप्स आते थे उसमें ये मॉर्फिन ड्रग डाला जाता था ताकि आपको पी के नींद आ जाए। अभी भी आपने देखा होगा कि कफ सिरप पीने के बाद आपको नींद आती है, और बहुत बार जब सर्जरी हो जाती है तो सर्जरी होने के बाद मॉर्फिन का इंजेक्शन दिया जाता है ताकि आपके बॉडी में कम पेन हो। लेकिन ये ड्रग सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर्स की परमिशन से ही सेल कर सकते हैं मेडिकल वाले। आगे क्या बताया गया है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स लाइक अल्कलॉइड्स, निकोटीन एंड कोकेन आर द टर्पीन्स, कैनाबिनॉल
एंड द टर्पीन्स कैनाबिनॉल आर वाइडली यूज्ड फॉर रिक्रिएशन एंड स्टिमुलेशन। मतलब क्या बोला गया है यहाँ पे हमको, जब भी आपकी बॉडी डिप्रेस्ड हो जाती है या कुछ लोग इसको ड्रग्स के जैसा यूज़ करते हैं, कोकेन वगैरह, उनको जब कुछ समझ में नहीं आता है तो वो लोग कोकेन इनहेल करते हैं, जिसके वजह से उनको नए नए आइडियाज़ आते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। ये जब तक हॉस्पिटल लेवल पे यूज़ हो रहा है तब तक ठीक है। ड्रग्स को कभी भी बिना डॉक्टर से पूछे नहीं लेना चाहिए, यानी दवा के फॉर्म में ही लेना चाहिए। अपने मर्जी से उसको कभी यूज़ नहीं करना चाहिए। इट इज़ वेरी बैड फॉर द हेल्थ। फिर नेक्स्ट क्या बताया गया है, फ्लेवर्स ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स इंप्रूव अवर फूड प्रेफरेंस। बहुत सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हम खाने में डालते हैं ताकि टेस्ट बढ़ सके खाने का। ओके, नेक्स्ट क्या बताया गया है हमको, कैरेक्टरिस्टिक फ्लेवर्स एंड अरोमा कैबेज एंड इट्स रिलेटिव आर कॉज्ड बाय नाइट्रोजन एंड सल्फर कंटेनिंग केमिकल्स एटसेट्रा एटसेट्रा। मतलब बेसिकली आपको इन पॉइंट्स में क्या बताया गया है कि आप सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को खाने का फ्लेवर बढ़ाने के लिए यूज़ कर सकते हो, खुशबू के लिए यूज़ कर सकते हो, डेकोरेटिव बनाने के लिए यूज़ कर सकते हो, मेडिसिन इंडस्ट्री में यूज़ कर सकते हो। टैनिन्स आर एडेड टू वाइन्स एंड चॉकलेट फॉर इम्प्रूविंग एस्ट्रिंजेंसी। खाने की मतलब जो अपनी वाइन होती है तो वाइन का टेस्ट, उसका फ्लेवर इंक्रीज करने के लिए, उसकी खुशबू और उसका अरोमा इंक्रीज करने के लिए अलग केमिकल कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट से बनते हैं। सिंस मोस्ट ऑफ द सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैव एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज, दे आर ऑल्सो यूज्ड एज फूड प्रिजर्वेटिव। बहुत सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हम खाना प्रोटेक्ट करने के लिए भी यूज़ करते हैं, मतलब खाने में जल्दी बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना लगे इसलिए। तो आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। सेशन थोड़ा सा लंबा हो गया है लेकिन मैंने पूरा चैप्टर इस सेशन में कंप्लीट कर दिया है। इसको प्लीज़ 2 से 3 बार देखना और अच्छे से समझने की कोशिश करना। वीडियो अच्छी लगे तो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, 10th वाले स्टूडेंट्स के साथ, 11th वाले स्टूडेंट्स के साथ, ताकि वो भी अपना पढ़ाई करना स्टार्ट कर सके। और जितना हो सके उतना ज़्यादा चैनल को शेयर करो ताकि दूसरे लोगों की मदद हो सके, फ्री एजुकेशन मिल सके। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। अब कौन सा चैप्टर नेक्स्ट चालू करना चाहिए वो कमेंट सेक्शन में बताओ, तो हम उस हिसाब से जिसका मेजॉरिटी होगा वैसा नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चलिए मिलते हैं जल्दी। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड, सी यू सून।